कुएं वाली साजिश से बचने के बाद भी रिमझिम की मुश्किलें खत्म नहीं होती। पूरे घर में सच सामने आने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेम बुआ साहब हर वक्त रिमझिम का व्रेन रखने लगती हैं, लेकिन दुश्मनों की नज़र अभी भी उस पर टिकी होती है। इसी बीच रिमझिम एक दिन मंदिर जाती है, जहां उसके साथ एक और बड़ा हादसा हो जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक उसका पैर फिसलता है और वो बुरी तरह गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक और सोची समझी चाल थी। इस बार साजिश और भी खतरनाक थी, क्योंकि इसमें किसी ने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया था। रिमझिम गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसकी हालत नाजुक बन जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन बार बार उसकी जान का दुश्मन बन रहा है। कुएं वाली घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई हैरान था कि आखिर इतने बड़े घर में कोई इतना गिर कैसे सकता है। चाची साहब पर शक की नजरें उठने लगी थीं, लेकिन उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की। रिमझिम अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान कहीं खो गई थी। वो चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन उसके साथ एक साया हमेशा बना रहता था, प्रेम बुआ सा। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, बुआ सा ने एक दिन कहा। रिमझिम हल्के से मुस्कुराई। आप है ना, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक सुबह रिमझिम ने कहा, बुआ सा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। भगवान का शुक्रिया करना है कि मैं बच गई। बुआ सा ने पहले मना किया, लेकिन रिमझिम के कहने पर मान गई। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रिमझिम अकेली ही मंदिर के लिए निकल पड़ी। मंदिर वही था जहां वो अक्सर शांति पाने जाया करती थी। मंदिर पहुंचते ही उसने आंखें बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मुझे ताकत देना ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। पूजा करने के बाद जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, अचानक उसका पैर फिसल गया। आह! एक जोरदार चीख गूंजी। रिमझिम सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। मंदिर में मौजूद लोग दौड़कर उसकी तरफ आए। अरे किसी को बुलाओ, पानी लाओ जल्दी। इसी बीच प्रेम बुआ सा भी वहां पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने रिमझिम को उस हालत में देखा, उनके होश उड़ गए। रिमझिम! वे चिल्लान और दौड़कर उसके पास पहुंची। रिमझिम बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि सिर पर गहरी चोट आई है। बुआ सा बाहर खड़ी रो रही थी। भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मंदिर के पुजारी ने बताया, सीढ़ियों पर किसी ने जानबूझकर तेल डाला था, वरना ऐसा हादसा नहीं होता। ये सुनकर बुआ सा का दिल दहल गया। मतलब ये भी एक साजिश थी। अब ये साफ हो चुका था कि कोई लगातार रिमझिम को मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद समीर भी अस्पताल पहुंचा। रिमझिम कैसी है? उसने घबराकर पूछा। बुआ सा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, किसी ने फिर से उसे मारने की कोशिश की है। समीर की आंखों में गुस्सा भर गया। अब बस, मैं पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे कौन है। अस्पताल के कमरे में रिमझिम मशीनों के बीच लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिली और उसने आंखें खोलने की कोशिश की। क्या रिमझिम इस बार भी मौत को मात दे पाएगी, या फिर ये साजिश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी? शहर के सबसे व्यस्त चौराहे के फुटपाथ पर हर रात एक युवती सोती दिखती। फटा हुआ दुपट्टा शरीर पर लपेटे, सिर के नीचे एक पुराना थैला, ठंडी हवा में कांपती हुई। उसका नाम था स्वरा। दिन में वो लाल बत्ती पर पानी की बोतलें और चॉकलेट बेचती। रात होते ही उसी फुटपाथ पर लेट जाती। माता पिता की मौत के बाद कोई सहारा नहीं बचा था। पुलिस डंडे मारकर भगाती, गुंडे छेड़ते, फिर भी स्वरा हर रात वहीं लौट आती। एक घुप अंधेरी बारिश वाली रात सीईओ काबिर खन्ना अपनी लग्जरी मर्सिडीज में ऑफिस से घर लौट रहा था। सिग्नल पर उसकी नज़र फुटपाथ पर पानी में भीगती स्वरा पर पड़ी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। यहाँ इस हालत में सो रही हो? काबिर ने पूछा। स्वरा ने डरी हुई नज़रों से देखा और चुप रही। काबिर ने अपनी ब्लेजर उतारकर उसे उड़ाई और अगले दिन वापस आकर उसे एक साफ होटल में कमरा दिलवा दिया। मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा। स्वरा ने पहले इनकार किया, लेकिन भूख और लगातार बारिश ने उसे मजबूर कर दिया। काबिर उसे अपनी कंपनी में छोटा काम देने लगा। कपड़े, खाना, शिक्षा, सब कुछ उसने खुद संभाला। स्वरा इंटेलिजेंट और मेहनती निकली। काबिर को उसकी सच्चाई और ज़िंदगी से लड़ने का जुनून पसंद आया। सिर्फ 9 महीने बाद उसने स्वरा को प्रपोज कर दिया। तुम मेरी किस्मत हो, काबिर ने कहा। पूरी कंपनी और परिवार स्तब्ध रह गया। सीईओ की पत्नी बन रही है फुटपाथ पर सोने वाली लड़की। शादी भव्य ढंग से हुई। स्वरा काबिर खन्ना की पत्नी। विशाल बंगला, महंगी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े और राजसी जिंदगी। स्वरा की आंखों में चमक थी, लेकिन कभी कभी आधी रात को वो बालकनी में खड़ी पुरानी सड़क को घूरती रहती। क्या बात है स्वरा? काबिर पूछता। पुरानी आदतें, वो हल्के से मुस्कुराकर डाल देती। शादी के 1 साल बाद सब कुछ पलट गया। एक दिन एक अनुभवी वकील उनके घर पहुंचा। स्वरा बेटी, तुम्हारा असली नाम स्वरा राय चौधरी है। तुम्हारा पति रणवीर राय चौधरी की एकलौती बेटी हो। बचपन में अपहरण के खतरे के कारण तुम्हें अलग रखा गया था।
अब सारी विरासत तुम्हारी है। डीएनए टेस्ट और दस्तावेजों ने सब साबित कर दिया। स्वरा हजारों करोड़ की वारिस निकली। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। फुटपाथ पर सोने वाली लड़की निकली अरबपति की बेटी, सीईओ की पत्नी बनी। स्वरा दोहरे साम्राज्य बन चुकी थी। पिता की कंपनियां, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सब उसके नाम। काबिर और स्वरा ने मिलकर बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लग्जरी पार्टीज, विदेश यात्राएं, जिंदगी सपनों जैसी लग रही थी। लेकिन 1.5 साल बाद सच सामने आया। काबिर के पास क्राइम ब्रांच का एक सीनियर अधिकारी पहुंचा। सर, आपकी पत्नी को हम सालों से ट्रैक कर रहे हैं। उसने पुरानी फाइलें, सीसीटीवी वीडियो और गवाहों के बयान दिखाए। स्वरा पिछले 6 साल से फुटपाथ पर सोने का नाटक कर रही थी। वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह की मुख्य लिंक थी। अमीर पुरुषों को निशाना बनाना, सहानुभूति जगाकर भरोसा जीतना, फिर उनकी कंपनियों, बैंक अकाउंट्स और संपत्ति लूटना, यही उनका तरीका था। काबिर हैरान रह गया। सबूत बिल्कुल ठोस थे। पुराने केस, फर्जी आईडी और गिरोह के सदस्यों के बयान। स्वरा ने काबिर से शादी भी उसी प्लान का हिस्सा बनाकर की थी, उसकी कंपनी और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो सचमुच प्यार करने लगी थी। उस रात काबिर ने स्वरा को दीवार से सटा दिया। सब सच बता दो। स्वरा फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ काबिर, शुरू में सब प्लान था। फुटपाथ, मदद मांगना, तुम्हें फंसाना। लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे बदल गया। मैंने गिरोह छोड़ दिया था। अब मैं सिर्फ तुम्हारी स्वरा हूँ। काबिर गुस्से से कांप रहा था। तुमने मेरी जिंदगी, मेरी कंपनी और मेरी इज्जत सब कुछ नष्ट कर दिया। कुछ दिनों में पूरा मामला लीक हो गया। मीडिया ने सनसनी फैला दी। फुटपाथ वाली सीईओ की बीवी निकली अंतर्राष्ट्रीय स्कैम ब्यूरो की सदस्य। काबिर के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ। पार्टनर्स दूर हो गए, शेयर क्रैश हो गए। स्वरा पुलिस पूछताछ में फंस गई। गिरोह के बाकी लोग उसे बचाने के बजाय फंसाने की कोशिश कर रहे थे। काबिर ने डिवोर्स की अर्जी दायर कर दी। तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। स्वरा वापस उसी इलाके के एक छोटे किराए के कमरे में चली गई। अब उसके पास अरबों की दौलत थी, विरासत थी। लेकिन काबिर का प्यार और समाज का सम्मान दोनों खो चुके थे। वो रात को खिड़की से पुरानी सड़क देखती और फुसफुसाती, मैंने बदलने की पूरी कोशिश की थी। मेरा अतीत मुझे कभी आज़ाद नहीं होने देगा। फिर भी स्वरा ने हार मानी नहीं। उसने अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल बेसहारा लड़कियों के लिए सुरक्षित शेल्टर और शिक्षा केंद्र बनाने में किया। स्कैम की शिकार बनी महिलाओं की मदद करने लगी। काबिर कभी कभी दूर से उसे देख लेता, लेकिन पास नहीं आता। फुटपाथ की वो लड़की अब सीईओ की पूर्व पत्नी और अरबपति की बेटी बन चुकी थी। लेकिन सबसे ऊपर वो एक औरत थी जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रही थी। शहर की रातें अब भी ठंडी थी। फुटपाथ पर नई नई लड़कियां आती जा रही थी। स्वरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बस उसका एक और कठिन अध्याय